हाय फ्रेंड्स, हम आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद एसके सर पर। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे मूल अधिकारों पे और आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और अगर इससे पहले आपने आर्टिकल 19 या 20 को नहीं देखा है, उस लेक्चर को नहीं देखा, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस लेक्चर को देख लीजिए, जिससे आपको जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं वो समझने में आसानी होगी। और आज की क्लास का समय ना गंवाते हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो और देखते हैं कि आर्टिकल 21 इसमें कहा गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। जो आर्टिकल 21 है इसमें कहा गया है कि जो प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है वो हमको प्राप्त होगा आर्टिकल 21 के अंतर्गत। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये जो आर्टिकल 21 है इसकी व्याख्या, संविधान की जो व्याख्या, जैसे कि हमने आपको पिछले लेक्चर पे बताया हुआ था कि जो संविधान है इसकी व्याख्या समय समय पर सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग करता रहता है। तो उसी तरह से आर्टिकल 21 की जो व्याख्या है सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अपने हिसाब से करता रहता है। और इसमें जो मुख्य प्रावधान है वो क्या कहा गया है, ये जो अनुच्छेद 21 है या आर्टिकल 21 है इसमें बताया गया है कि जो राज्य है या जो सरकार है किसी व्यक्ति के ये अधिकार नहीं छीन सकती, प्राण या दैहिक स्वतंत्रता या लाइफ एंड लिबर्टी जो है, पर्सनल लिबर्टी है, से संबंधित जो अधिकार है किसी व्यक्ति के नहीं छीने जा सकते हैं। और अगर छीने जा सकते हैं तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही ये अधिकार छीने जा सकते हैं। जैसे व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। जो व्यक्ति के प्राण या जो लाइफ से संबंधित या जो उसकी पर्सनल लिबर्टी से संबंधित अधिकार है, अगर उनको राज्य छीनेगा तो उसके लिए उसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ेगा। इसी के अनुसार ही उसके अधिकार छीने जा सकते हैं। अब इसकी जो मैंने अभी बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो समय समय पे इसकी व्याख्या अपने हिसाब से करता है। तो 1950 में एक केस आता है गोपालन का, जिसको कहते हैं गोपालन का केस, इस गोपालन मामला के नाम से फेमस है, गोपालन मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो केंद्र की कार्यपालिका है वो ऐसे कोई नियम नहीं बनाएगी जिससे जो व्यक्ति के अधिकार हैं आर्टिकल 21 के अंतर्गत उसको मिला हुआ है तो उसका हनन हो। यानी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो कार्यपालिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका के कानून और विधायिका का कानून, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा गोपालन मामले में कि जो अगर कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति को किसी भी अधिकार से वंचित नहीं कर सकती, ये अपने जो उसने निर्णय दिया 1950 के गोपालन मामले में, उसमें वो कहती है कि कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती है, सिर्फ विधायिका वंचित कर सकती है। अब यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि गोपालन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो कार्यपालिका के कानून हैं वो किसी व्यक्ति को अधिकारों से लेने के लिए नहीं रोकेगा, और जो विधायिका से कानून बनेंगे वो सिर्फ वही रोक सकते हैं। लेकिन फिर एक केस आता है 1978 में,
मेनका गांधी वर्सेज भारत संघ। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ना तो विधायिका और ना ही कार्यपालिका, ना तो विधायिका यानी ना तो केंद्रीय संसद ही किसी व्यक्ति के अधिकार को छीन सकती है और ना ही जो मंत्रिमंडल होता है, जो कार्यपालिका होती है, वो कानून बनाकर, विधि बनाकर वो भी अधिकार नहीं छीन सकती है जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत व्यक्ति को मिलते हैं। और अगर इसमें भी वो मना कर देता है, और अगर ये अधिकार छीने जाएंगे तो पहले यहाँ पे क्या बात हुई थी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। ये चीज हमने जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये जो प्रक्रिया थी ये हमने इंग्लैंड से ली है। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फार्मूला दिया, एक नया तरीका बताया। वो क्या था, विधि की उचित प्रक्रिया या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बताता है कि यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए पहले, ये जो प्रक्रिया थी ये इंग्लैंड से थी और अमेरिका से ली हमने। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि विधि, अगर जो मेनका गांधी का केस हुआ इसमें सुप्रीम कोर्ट कह रहा कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकार छीने जाएंगे तो उसके लिए उसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का तो पालन करना ही पड़ेगा, लेकिन विधि की उचित प्रक्रिया का भी पालन करना पड़ेगा। और विधि की उचित प्रक्रिया में शामिल होता है आपका जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं, जो नेचुरल राइट्स होते हैं, प्राकृतिक अधिकार, इनका हनन नहीं होना चाहिए और आर्टिकल 14 और 19 से संबद्ध होने चाहिए। मतलब जो भी आप कानून बनाएंगे, जो भी आप रूल्स बनाएंगे, जो भी आप विधियां बनाएंगे, वो कानून से सम्मत होने चाहिए। मतलब आर्टिकल 14 का भी हनन नहीं होना चाहिए और आर्टिकल जो 19 है उसका भी हनन नहीं होना चाहिए। और अब हम देख लेते हैं कि जो मेनका गांधी का केस हुआ था उसमें क्या प्रावधान किए गए और ये इतना केस फेमस क्यों हो गया। 1978 में जब मेनका गांधी का केस हुआ होता है तो इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, एससी ने क्या कहा कि विदेश घूमने का अधिकार, क्योंकि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जैसा कि हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता रहता है समय समय पे अपने जो अनुच्छेद होते हैं, अगर उनकी उचित व्याख्या नहीं उसको लगती है तो उनकी अपने तरीके से वो व्याख्या करता है। तो जब आर्टिकल 21 की इस बार जब उसने व्याख्या की तो बहुत ही बृहत रूप से उसने व्याख्या की और आर्टिकल 21 में बहुत कुछ उसने समाहित कर दिया। विदेश घूमने का अधिकार, बिजली का अधिकार, सोने का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, या फिर सुनवाई का अधिकार। और ये आज की लेटेस्ट न्यूज हम आपको बता रहे हैं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, कोविड काल चल रहा है, कोविड की जो महामारी फैली हुई पूरे भारत में, जिसके कारण जो अदालत है वो सुनवाई नहीं कर पा रही और कुछ अब अदालतें ऑनलाइन सुनवाई कर रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ऑनलाइन ई सुनवाई है, जो
इसको देखने का भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट इसी में समाहित कर दिया है। उसने आज के पेपर में उसने बताया है कि जो ई सुनवाई है, अगर व्यक्ति चाहे तो वो इसको देख सकता है, वो इसको सुन सकता है, और ये मूल अधिकार में उसने समाहित कर दिया है। और निजता का अधिकार, आपातकालीन सेवाओं का अधिकार, या फिर कह सकते हैं सूचना का अधिकार, इस तरह से कई सारे अधिकार जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंतर्गत समाहित किए, और समय समय पर नए नए अधिकार इसमें जोड़ता रहता है। जैसे कि एक अधिकार जोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने इसमें, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, आपको पता होगा कि एक संविधान संशोधन हुआ जिसको हम जानते हैं 86वां संविधान संशोधन, जो कब होता है, ये 2002 में होता है। के अंतर्गत 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों तक को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये हम लोगों को जो मूल अधिकार मिला, जो राइट्स मिले, वो हमको आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसको एक मूल अधिकार बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में बताया कि जो शिक्षा का अधिकार है वो भी एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स है, और ये एक हर बच्चे का, हर जो भारत में निवास करने वाला बच्चा है उसको 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की उम्र तक के लिए जो शिक्षा है वो निःशुल्क राज्य सरकार या जो भी वहाँ की सरकार है वो उसको प्रोवाइड कराएगी। इस तरह से जो आर्टिकल 21 है इसकी व्यापकता बहुत ज़्यादा बड़ी है, और इसमें कई तरह के अधिकार आते हैं। और अब आप समझ रहे होंगे कि क्या सिर्फ ये अधिकार हमको सिर्फ जीने का अधिकार ही देता है। जो आर्टिकल 21 है इसमें सिर्फ हर जगह जीने का ही अधिकार बताया गया, क्योंकि उसका नाम ही यही है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, या उससे संरक्षण, उस अपने अधिकारों का संरक्षण कैसे करें। और इसमें हर जगह विदेश घूमने का अधिकार, बिजली का अधिकार, सोने का अधिकार, अच्छे वातावरण का अधिकार, साफ पानी पीने का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, इस तरह से जो अधिकार दिए गए हम लोगों को हमारे संविधान के द्वारा। तो यहाँ तो सब जीने के लिए अधिकार दिए गए, क्या हमारा संविधान हमको मरने का भी अधिकार देता है? तो एक केस आया 1994 में पी रत्तिनाम बनाम भारत संघ। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जो आत्महत्या है, आत्महत्या का अधिकार, वो आत्महत्या के अधिकार को वैलिड करार दे देता है, उसको वैध करार दे देता है कि जो आत्महत्या का अधिकार है वो एक तरह से मूल अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा मान लेता है 1994 में पी रविनाथ बनाम भारत संघ के केस में। लेकिन इसी के 2 साल बाद 1996 में केस फिर से आता है। ये केस आया इस बार हाई कोर्ट में आता है, पंजाब के हाई कोर्ट में। इसका नाम था ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। इसमें आत्महत्या के जो 1996 में केस आया, इसमें हाई कोर्ट ने कहा आत्महत्या का जो अधिकार था वो मूल अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है, और जीवन जीने पर जोर दिया। मतलब 1994 में जब केस आता है पी रत्तिनाम बनाम भारत संघ, उसमें सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि आत्महत्या का जो अधिकार है वो एक तरह से मूल अधिकार है। लेकिन 1996 में केस आता है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, हाई कोर्ट में केस आता है, और इसमें सुप्रीम हाई कोर्ट कह देता है कि जो आत्महत्या का अधिकार है वो आपका मूल अधिकार नहीं है, और जीवन जीने पे हाई कोर्ट ने जोर दिया। इसके बाद एक केस आता है 2011 में। 2011 में एक केस आता है अरुणा रामचंद्र
बनाम अरुणा रामचंद्र शाहबाग बनाम भारत संघ। केस आता है अरुणा रामचंद्र शाहबाग बनाम भारत संघ के। ये सुप्रीम कोर्ट में केस आया 2011 में। इसमें क्या हुआ कि एक नर्स होती है और उसकी हालत जो होती है वो मेडिकल सपोर्ट पे पूरी तरह से ऑक्सीजन सपोर्ट या वेंटिलेटर सपोर्ट पे होती है, तो वो इच्छा मृत्यु मांगती है। इच्छा मृत्यु की मांग करती है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम जो हमारा भारत है वो जीवन जीने पे जोर देता है और हमारा जो संविधान है वो भी जीवन जीने पे जोर देता है, और हम किसी को मारने की आज्ञा, मारने का अधिकार हम नहीं दे सकते, हम किसी को मारने का ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। और तब एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, सक्रिय दया मृत्यु, एक आता है निष्क्रिय दया मृत्यु। तो जो भारत में जिसकी परमिशन मिली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो मिली निष्क्रिय दया मृत्यु की। निष्क्रिय दया मृत्यु को सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि हाँ, अगर किसी व्यक्ति का अगर वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे है तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि उसको उसका जो सपोर्ट है उसको हटा सकते हैं। मतलब उसको निष्क्रिय, अगर बिल्कुल वो उसके जीवन जीने की उम्मीद नहीं है, डॉक्टरों ने उसको लिख के दे दिया है कि वो नहीं चल सकता, उसका जीवन जीने का कोई मतलब जो शरीर के पार्ट्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार से वो असमर्थ है अपना जीवन जीने में, बहुत ही उसको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा, तो उसको निष्क्रिय दया मृत्यु दी जा सकती है, लेकिन सक्रिय दया मृत्यु नहीं दी जा सकती है उसको। इस तरह से हमारे जो भारत में लागू हुआ है, हमारे भारत में जो अधिकार मिला हुआ है वो निष्क्रिय दया मृत्यु का मिला हुआ है। इस तरह से आपने देखा कि जो आर्टिकल 21 है ये बहुत ही व्यापकता से भरा हुआ है। और अब हम देखेंगे कि जो आर्टिकल 22 है उसमें देखेंगे क्या क्या नए प्रावधान किए गए और उनको समझने की कोशिश करेंगे। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 22। और 22 को समझने से पहले एक बात हम आपको और बता दें कि जो शिक्षा का अधिकार, अभी हम लोगों ने उस पर चर्चा की थी, शिक्षा का अधिकार जो आर्टिकल 21 में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन करके, उसको रखा गया है आर्टिकल 21 के का में। तो आप वो याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में रखा गया है तो उसको आर्टिकल 21 के का के तहत हम हमारे संविधान में जोड़ा गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 में। इसमें कहा गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। कुछ ऐसी दशाएं हैं जिनमें हमें गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त होता है, हमें कुछ गिरफ्तारी संबंधित कुछ अधिकार दिए हमारे संविधान ने, उन अधिकारों पे हम बात करते हैं। हमारे भारत में 2 प्रकार के सजा देने का प्रावधान है। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं दंडात्मक कार्रवाई, दंडात्मक निरोध, और दूसरा होता है निवारक निरोध। और जो दंडात्मक निरोध होता है इसको कहते हैं पुनिटिव डिटेक्शन, और इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। जो दंडात्मक निरोध होता है ये व्यक्ति को तब दिया जाता है जब व्यक्ति को ये पता चल जाए किसी व्यक्ति ने कि इसने जुर्म किया है और इसको कोर्ट के द्वारा सजा दी जाए। और यहाँ पे जो निवारक निरोध होता है इसमें क्या होता है कि जुर्म होने से पहले, कोई घटना घटने से पहले उसको व्यक्ति को उठा के बंद कर दिया जाए, उसको नज़रबंद कर दिया जाए। मतलब आप यहाँ समझ लीजिए, जैसे राम है, राम ने चोरी की, पुलिस ने पकड़ा और जज के सामने ले गई और उसने क्या किया, उसको सजा दे दी। ये हो गया दंडात्मक निरोध। अब यहाँ पे क्या होता है कि किसी को लग जाए कि राम चोरी करने वाला है, राम चोरी
करने वाला है। तो उसको क्या करेगी, पुलिस आएगी और राम को उठा के बंद कर देगी, आके उसको नज़रबंद कर देती है जेल में, जिससे क्या होगा कि राम चोरी नहीं कर पाएगा और यहाँ पे कोई और ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं होती निवारक निरोध में। लेकिन दंडात्मक निरोध में क्या होता है कि अगर व्यक्ति ने चोरी की है, व्यक्ति ने कोई दंडात्मक कार्य किया है तो उसको सजा दी जाएगी। इस तरह से हमारे भारत में 2 प्रकार से सजाएं मिलती हैं। तो अब हम देखते हैं कि आर्टिकल जो 21 है उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। अब जो हमारा आर्टिकल 22 है उसमें व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। ये 22 का ए और जो बी है इसमें कुछ समान अधिकार दिए गए हैं कि कारण जानने का अधिकार। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो वो व्यक्ति के पास एक राइट्स है आर्टिकल 22 के अनुसार कि वो ये जाने कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया। वो पुलिस से पूछ सकता है, उस अथॉरिटी से पूछ सकता है कि उस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया है। दूसरा क्या होगा, कानूनी सलाह मांगने का अधिकार, या कह सकते हैं वकील का अधिकार उसको मिलेगा, उसको कानूनी सलाह मिल सकती है, मिलेगी आर्टिकल 22 के अनुसार। और एक अधिकार उसको और मिला है कि 24 घंटे के अंदर जो पुलिस है वो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, वो अदालत में उसको पेश करेगी। ये एक उसको अधिकार मिला हुआ है कि जब भी कोई व्यक्ति पकड़ा जाएगा पुलिस के द्वारा, किसी भी में हो, दंडात्मक में हो, निवारक में हो, अगर उसको कोई अधिकार, अगर उस पकड़ा गया है तो उसको एक अधिकार प्राप्त होता है कि 24 घंटे के अंदर वो मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाए, जज के सामने उसको पेश किया जाए। और इसमें यात्रा का समय नहीं जुड़ता है, यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा। जो जब व्यक्ति को पकड़ा जाएगा तो उसमें क्या होगा कि जो 24 घंटे का समय होता है उसमें जो ट्रेवलिंग का समय होता है, टाइम पीरियड होता है, उसको उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। इस तरह उसको उस व्यक्ति को 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि जो व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है दंडात्मक निरोध या निवारक निरोध के अंतर्गत। और अब हम थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं, निवारक निरोध आखिर क्या होता है। निवारक निरोध, इसके अंतर्गत क्या कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं भारत में समय समय पर कि जैसे कि एक कानून बना 1950 में, निवारक निरोध अधिनियम 1950, एक अधिनियम बनता है 1950 में। इसके बाद इसी को कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। और इसके बाद एक एक्ट बनता है 1971 में, मीसा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसका नाम सुना होगा। जब भारत में इमरजेंसी लगी थी 1975 में, उस समय ये एक्ट, इसी एक्ट के माध्यम से लोगों को जो उठा के बंद किया गया था, उनको नज़रबंद किया गया था। तो इसी मीसा के अंतर्गत उनको बंद किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। ये एक्ट कांग्रेस लाई थी, कांग्रेस ये एक्ट लेके आई थी। आपको पता है इंदिरा गांधी उस समय सरकार में थी और वही इस एक्ट को लेके आई थी। 1978 में इसको ख़त्म कर दिया गया था जनता पार्टी के द्वारा। और इसके बाद जब ये कांग्रेस सरकार पुनः पावर में आती है, पुनः सरकार बनाती है, तब 1980 में एक फिर से केस लेके आती है एक एक्ट 1980 में, जिसको आप जानते हैं NSA या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इसी को कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। इसी को कहते हैं
रासुका। आपको रासुका के नाम से इसको सुना है कि उस व्यक्ति पे रासुका लगा दिया गया। और इस तरह से जैसे टाडा हुआ, इस तरह के कुछ एक्ट बनने हैं निवारक निरोध के अंतर्गत जिनमें व्यक्ति को बिना बताए बिना कुछ किए उनको उठा लिया जाता है और उनको नज़रबंद कर दिया जाता है। उनको नज़रबंद किया जाता है अधिकतम 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए उनको उठा के नज़रबंद कर दिया जाता है। और अगर इसके बाद भी व्यक्ति को जेल के अंदर रखना है, नज़रबंद करके रखना है, तो एक जुडिशियल कमेटी बनाई जाती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज के लेवल के लोग बैठते हैं और योग्यता रखने वाले लोग बैठते हैं जज की। और वो जब कमेटी ये निर्धारित कर देती है कि हाँ उस व्यक्ति को और उसकी सज़ा आगे बढ़ाई जानी चाहिए, तब उस व्यक्ति की सज़ा आगे फिर से 3 महीने के लिए बढ़ा दी जाती है। लेकिन 1944वें संविधान संशोधन के तहत संशोधन से ये जो 1978 में होता है, इसके तहत क्या किया गया है कि जो 3 महीने की अवधि थी उसको 2 महीने कर दिया गया है। 3 महीने की अवधि को घटाकर 2 महीने कर दिया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 को पूर्ण रूप से पढ़ लिया और समझ लिया है। इसके जो मुख्य प्रावधान थे, ये जो कुछ एक्ट थे प्रमुख रूप से, इनके अंतर्गत व्यक्ति को उठा लिया जाता है सरकार के द्वारा और उनको नज़रबंद कर दिया जाता है। निवारक निरोध अधिनियम के नाम से लोग ये एक्ट जाने जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे जो इसके आगे के आर्टिकल हैं 23-24 यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आज के लिए हम लोग फिलहाल क्लास को यहीं तक रखते हैं। और अगर अब तक आपको पीछे के लेक्चर में से कुछ भी समझ में नहीं आया दोस्तों, तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार।